इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे के पूरे कंपाइलर डिज़ाइन के यूनिट 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इनफ है आपको कंपाइलर डिज़ाइन कंप्लीट कराने के लिए। पूरे का पूरा ये यूनिट अच्छे तरीके से और जो भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे वो आप काफ़ी आसानी से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो सिंबल टेबल है। सिंबल टेबल के बारे में हमें बेसिकली इस टॉपिक के अंदर समझना है डिटेल के अंदर कि सिंबल टेबल क्या होता है। जो सिलेबस है वो मैंने लिख रखा है और पीडीएफ भी मैंने यहाँ पर अटैच कर रखा है। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊँगा जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर जो मेन चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है, जो स्टडी करनी है, वो सिंबल टेबल के बारे में पढ़ना है, रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है और एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से एरर कंपाइलर हमें दे सकता है जब हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तब, ठीक है। देखो सिंबल टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास शादी है। शादी के लिए जब हम लोग इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे एक टेबल, ठीक है। तो शादी के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि नाम क्या है, कौन आदमी आया था, वो क्या ले करके आया है, गिफ्ट ले करके क्या आया है, फिर से उसका एज मान लो हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कलर थोड़ा बदल लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे शादी टेबल, ठीक है। शादी टेबल का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कुछ हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ये हो गया शादी टेबल। अब सिंबल टेबल क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है। अगर सिंबल टेबल जो होता है ना, इसका अगर डेफिनेशन बोलें तो सिंबल टेबल इज यूज टू मेंटेन एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिफायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ना कि अ कोड डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंपाइलर टू स्टोर एंड ट्रैक इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर वेरिएबल फंक्शन अरेज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल फेजेज ऑफ कंपाइलेशन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेक्सिकल फेज होता है और बाकी लास्ट का जो फेज होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, वो सारे के सारे फेजेज जो होते हैं वो सिंबल टेबल मेंटेन करके रखते हैं। अब सिंबल टेबल जो होता है वो एक भी मेंटेन किया जा सकता है या एक से ज़्यादा भी मेंटेन किया जा सकता है, ये याद रखने की बात है। होता क्या है, जैसे शादी के लिए हमने टेबल प्रिपेयर किया तो शादी का टेबल एक भी हो सकता है, या हो सकता है कि पूरी की पूरी कॉपी भर गई तो हमें नया शादी का टेबल बनाना पड़ सकता है। उसी तरीके से हम लोग सिंबल टेबल को प्रिपेयर करते हैं। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या होता है, इसके अंदर जो भी सारे हम लोग मान लो जैसे कुछ फंक्शन हमने यूज किया या फिर कुछ वेरिएबल्स हमने यूज किया या फिर कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कीवर्ड कांस्टेंट, जो भी कुछ हम लोग इस यूज करते हैं उसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उसका स्कोप, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि उसके लिए हमने क्या डेटा टाइप असाइन किया है। फंक्शन के लिए अगर कुछ डेटा टाइप बेसिकली असाइन नहीं किया जाएगा तो ये हो गया हमारा सिंबल टेबल, ठीक है। सिंबल टेबल हो गया ये। फंक्शन के अंदर लिख लेंगे स्कोप की मेन के अंदर ये काम कर रहा है या किसके अंदर काम कर रहा है, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर काम कर रहा है, जैसे ऐड फंक्शन के अंदर। तो सिंबल टेबल को ऐसे समझो कि ये एक ऐसा टेबल है जो कि हर एक सिंबल जो भी हम अपने कोड के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 2, इंटीजर बी इज इक्वल टू 3, फिर हमने फंक्शन कॉल किया ऐड। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। क्यों मेंटेन करके रखता है, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि हमने कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से वेरिएबल्स अपने कोड के अंदर हमने यूज किया है, जिसको कि कंपाइलर को मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। तो सिंबल टेबल इसलिए यूज किया जाता है। जो मेन इसका मकसद यही होता है कि सारी की सारी चीज़ें मेंटेन की जा सकें। जैसे शादी के अंदर हम लोग सब मेंटेन करके रखते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार वगैरह आए, कहने को रिश्तेदार, वो उन्होंने क्या क्या चीज़ें, मतलब जैसे बोलते हैं तो उन्होंने क्या क्या हमारे मतलब जो मैरिज थी उसके अंदर क्या क्या वो लोग लेकर के आए। ये सारी चीज़ों को हम लोग सिंबल टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ सिंबल टेबल के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक टेबल हमने प्रिपेयर कर रखा है। जैसे देखो हमारे पास सोर्स के अंदर क्या है, इंटीजर ए और फ्लोट बी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, नेम लिखा है ए, फिर बी, टाइप क्या लिख रखा है, इंटीजर और फ्लोट, फिर स्कोप लिख रखा है ग्लोबल, यानी कि पूरे के पूरे कोड के अंदर हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने एड्रेस लिख रखा है, ऑक्टल के अंदर लिख रखा है। तो एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया तो मेमोरी के अंदर 1000 पर 100 पर मान लेते हैं, जैसे हमने ए को स्टोर किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो सिंपल ये बताता है। मतलब ऐसे समझो सिंपल टेबल कच्चा छिट्टा है एक पर्टिकुलर वेरिएबल का, फंक्शन का, अरे का, कि वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कहाँ पर रहता है, उसका क्या टाइप है, उसका क्या स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर सिंबल टेबल ये काम करता है। आशा करता हूँ सिंबल टेबल के बारे में 3 से 4 मिनट बोलने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंबल टेबल को समझने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया फंक्शन ऑफ सिंबल टेबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ सिंबल टेबल के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया, स्टोर्स वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, ये मैंने बता दिया। फिर फैसिलिटेट्स सिमेंटिक एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है गाइड्स कोड जनरेशन। अब कोड जनरेशन को कैसे गाइड करेगा, मान लो ये शादी के लिए तुमने टेबल बनाया तो ये किस चीज़ को गाइड करेगा, ये शादी को गाइड करेगा। जब शादी कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि नहीं ये चुन्नू लाल आए थे तो इन्होंने
ये सामान दिया, झुन्नू लाल आए थे तो इन्होंने ये सामान दिया, प्यारे लाल आए थे तो इन्होंने ये सामान दिया। तो ऐसे बोलो कि हमारे शादी के लिए जो बेसिकली होता है ओवरऑल शादी के लिए शादी टेबल जो हमने बनाया था, उसी तरीके से जो कोड के लिए हमने मतलब जो कोड लिखा था उसको हमने, अब उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, सबको तो कंपाइलर एक ही बार में समझ नहीं पाएगा, तो वो सिंबल टेबल को समझता है। तो यानी सिंपल ऐसे समझो कि सिंबल टेबल जो होता है वो ओवरऑल जो कोड जनरेशन जब होता है तो उसको ये गाइड करता है। कोड जनरेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बारे में 5th यूनिट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। फिर डुप्लीकेट वेरिएबल को ये पता करता है, जैसे टेबल बनाया उसके अंदर हमने यहाँ पर ए लिखा है, फिर हमने वापस से ए लिख दिया। तो सिंबल टेबल इन्हीं सारी चीज़ों में मदद करता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया हो। यानी सिंबल टेबल का सिंपल मकसद ये होता है कि यूनिकनेस प्रमोट करना, साथ के साथ सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर हेल्प करना, और वेरिएबल के इन्फॉर्मेशन को तो रखना ही, इसके बारे में तो हमने समझ ही लिया था, ठीक है। अब आता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर सिंबल टेबल, यानी कि जो शादी का हमने टेबल बनाया तो उसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये टेबल है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो टेबल हो गया। अब कोई ये बोलेगा कि तुमने ये टेबल यूज किया है, कोई नया आएगा एडवांस्ड जो इंजीनियर होगा वो बोलेगा नहीं भाई, ये रजिस्टर पे मेंटेन करने से बढ़िया है कि कंप्यूटर खोलो एक फर्स्ट क्लास, उसके अंदर तुम अलग अलग MS एक्सेल यूज कर लो, या फिर टेबल्स बना लो, या फिर अलग अलग टूल्स डायरेक्टली AI को पुट कर दो कि मुझे एक टेबल बना के दे दो। तो ये पहला तरीका हो गया जिसमें हमने क्या किया कि मैन्युअली कंप्यूटर के अंदर हमने इनपुट किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग AI को दे दें। तो ये क्या हो गए, डेटा स्ट्रक्चर नहीं हुए, लेकिन ये मेथड्स हो गए जो हम लोग सिंबल टेबल के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो सिंबल टेबल होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट यानी कि ये सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है। लीनियर लिस्ट मतलब क्या हो गया कि ऐसे हमने मेंटेन किया, इसके अंदर अगला हमने रख लिया, ठीक है। लीनियर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने ऐसे 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 बेसिकली डेटा को मेंटेन कर लिया, ठीक है। ये ये लिंक लिस्ट हो जाएगा बेसिकली। लीनियर लिस्ट का सिंपल मतलब ऐसे समझो कि हमने एक सिंपल लिस्ट मेंटेन करके रख लिया जो हमने पहले बना के एक्सप्लेन किया था। फिर लिंक लिस्ट, इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन वगैरह अच्छा होता है, स्पीड जो होता है वो मॉडरेट होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि हमने एक डिफाइन किया, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया ए, फिर हमने अगला डिफाइन किया, उसके अंदर हमने बी स्टोर कर लिया। अब समझते हैं कि हमने कोई सी वेरिएबल भी यूज किया अपने कोड के अंदर, तो वापस से हम लोग उसके लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। तो ये लीनियर लिस्ट होता है वो सिंपल। लिंक लिस्ट जो होता है वो थोड़ा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देता है, और ये थोड़ा स्पीड जो होता है इसका फास्ट होता है। लिंक लिस्ट के अंदर स्पीड जो मिलती है वो फास्ट मिलती है। हैश टेबल, जो हैशिंग के बारे में तुमने डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा होगा, ये सबसे फास्टेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है। ऑर्डर 1 इसका टाइम होता है कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सबसे फास्ट होती है और ये वाइडली यूज होती है। हैश टेबल पता है ना कैसे मेंटेन करके रखते हैं हम लोग। हैश टेबल जो होती है वो सिंपल क्या करती है, जो भी तुम ऐसे एड्रेसेस लिख के रखते हो, जो भी तुम्हारे पास की जाएंगी उनको हम लोग 100 मॉड्यूल स्टेम करेंगे, जीरो आ जाएगा तो जीरो वाले लोकेशन पर जा करके हम लोग स्टोर कर देंगे, फिर 1 आ जाएगा तो 1 वाले लोकेशन पर। तो इसके अंदर कांस्टेंट टाइम लगता है, और ये लार्ज डेटाबेसेस या फिर लार्ज कोड्स के लिए ये सिंपली यूजफुल होता है। भाई लीनियर लिस्ट के अंदर तुम कितने वेरिएबल्स को मेंटेन करके रखते जाओगे, उसके लिए इंटीजर टाइप लिखोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। उससे बढ़िया तुम हैश टेबल का यूज करो, डायरेक्टली स्टोर करते जाओ। तो सबसे फास्टेस्ट जो है वो हैश टेबल है, और स्लोवेस्ट या फिर सबसे स्लोवेस्ट टाइम की बात करें तो वो लीनियर लिस्ट है, और लिंक्ड लिस्ट जो है वो मॉडरेट स्पीड हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग हैशिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। हैशिंग कैसे काम करता है, ये डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर पढ़ना था। हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एड्रेस आया 100, दिख रहा है, ये उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। जैसे हमने लिखा मान लेते हैं हमारे पास आया 1000, ठीक है। अब हम 1000 को क्या करेंगे, हमारे पास एक हैज फंक्शन दिया गया होगा, बोला जाएगा कि जो भी एड्रेस आए उसको तुम 10 से डिवाइड कर लो, 100 मॉड्यूलस 10 करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। अब कुछ नहीं करो, सिंपल जा करके इसको जीरो पर क्या कर लो, स्टोर कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी एड्रेस आए उसमें हमें हैश फंक्शन को यूज करना होता है। हैश फंक्शन यूज करने के बाद हमें सिंपल वैल्यूज मिल जाती हैं, उन वैल्यूज को यूज करके हम लोग इंडाइसेस पर जा करके सिंपल स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये होता है। तो इसीलिए हैश फंक्शन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कम स्टेप्स के अंदर ही हम लोग इजीली अलोकेट कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स, जिसके अंदर आते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस, इन सबको क्या कर सकते हैं, सिंबल टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये सिंबल टेबल की ही बातें चल रही हैं। हैशिंग मैकेनिज्म जो है, जो हमने पढ़ा था ना कि ये सबसे एडवांस्ड मैकेनिज्म है, सबसे फास्टेस्ट मैकेनिज्म है। तो इसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि आइडेंटिफायर आया, उसको हमने हैश फंक्शन का यूज किया, फिर हमने डायरेक्ट उसको एड्रेस दे दिया। ये यहाँ पर समझ में आया। तो ये क्या है, ये फास्टेस्ट टेक्निक है, ठीक है। हैशिंग के बारे में आइडिया होगा तो और अच्छे से रिलेट हो पा रहा होगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग स्कोप इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं। स्कोप के बारे में जैसे सी लैंग्वेज के बारे में ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं। तो जैसे हम लिखते नहीं हैं कि जैसे हमने इफ़ लिखा ए इज़ ग्रेटर देन 3, फिर उसके बाद हम लोग इसको देते हैं और इसको देते हैं। तो ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये सिंपल एक्सप्लेन करती है स्कोप।
यानी इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हमने लिख रखी होंगी वो इसके लिए चलेंगी। यानी अगर जैसे ए की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ये सारा कोड चलेगा, ठीक है। तो स्कोप का सिंपल मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ें एक चीज़ के अंदर लिखी गई हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं, वो एक स्कोप के अंदर आ जाएंगी। तो वहीं उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग यहाँ पर जो है स्टैटिक स्कोप, यानी स्टैटिक स्कोपिंग जो होती है वो जो होती है उसको हम लोग कब रिजॉल्व करते हैं, कंपाइल टाइम के अंदर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसी को यूज करती हैं, ठीक है। और जिस इसका एक्सेस जो होता है वो सोर्स कोड स्ट्रक्चर से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। कहने का ये मतलब समझो कि कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे, जैसे तुमने पढ़ा होगा स्टैटिक पढ़ा होगा या फिर लोकल वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। इतना आशा करता हूँ कि पता होगा। तो ये जो स्टैटिक स्कोपिंग है वो और डायनेमिक स्कोपिंग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनके लिए स्टैटिक वेरिएबल्स की मैं बात कर लेता हूँ, तो स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनको कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व किया जाता है। और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो भी हैं वो यही स्टैटिक स्कोपिंग को यूज करती हैं, ठीक है। और एक्सेस जो होगा मतलब ये स्टैटिक होंगे डायनेमिक होंगे, वो सोर्स कोड जो हम लोग लिख रहे होंगे, जैसे हमने स्टैटिक इंटीजर x इज इक्वल टू 10 लिख रखा है, तो ये जो है वो कोड से ही हमें पता चलेगा कि वेरिएबल या फिर फंक्शन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, मतलब उसको कौन सा स्कोप दिया है, डायनेमिक स्कोपिंग दी है या फिर स्टैटिक स्कोपिंग उसको हमने प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं डायनेमिक स्कोपिंग, जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान बोल सकते हैं रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। वहीं फंक्शन कॉल के द्वारा इसके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस को पता कर पाते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, LISP जैसे लैंग्वेजेज के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो वेरिएबल का सर्च पाथ होता है, सबसे पहले वो लोकल स्कोप के अंदर दिखेगा, फिर पेरेंट स्कोप के अंदर दिखेगा, फिर ग्लोबल स्कोप के अंदर दिखेगा। इसके अंदर थोड़ा डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो मैं तुम्हें ऐसे बताऊँगा, जैसे हम एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं void मेन, हमने लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने कुछ कोड लिखा, जैसे मान लेते हैं हमने फंक्शन कॉल किया इंटीजर फंक्शन 2,3, इस तरीके से कुछ कोड है। फिर ये फंक्शन के लिए फंक्शन 2,3, इसके अंदर हमने लिख रखा है प्रिंट f2+3 या फिर जो भी हमने लिख रखा है। उसके बाद हमने लिख रखा है रिटर्न, तो या फिर प्रिंट एफ लिखने के बजाय यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ x+y लिख देते हैं, थोड़ा ऐसे काम होगा, x इज इक्वल टू 3। अब डायनेमिक स्कोपिंग का सिंपल मतलब ये समझो, जो हमने फंक्शन कॉल के बारे में समझा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमने x+y लिख रखा है ना, तो देखो ऊपर यहाँ पर भी हमने क्या लिख रखा है, x इज इक्वल टू 10 लिख रखा है। ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग की दिक्कत हो रही है, ठीक है। लोकल वेरिएबल है ये। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं समझाता हूँ, डायनेमिक स्कोपिंग का मतलब क्या होगा ना, कि जब फंक्शन कॉल होगा तो इसके केस में x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम लोग y भी डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस से y की वैल्यू 5 है, थोड़ा अच्छे तरीके से। तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कौन यूज करेगा, 3 यूज करेगा, या फिर जो ग्लोबल हमने 10 डिफाइन किया है यहाँ पर वो यूज करेगा। ये यूज करेगा डायनेमिकली। अगर स्कोपिंग होगी, डायनेमिक सिंपल मतलब क्या हो जाएगा कि जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको ये यूज करेगा। ये हो गया डायनेमिक स्कोपिंग। और स्टैटिक स्कोपिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि ये स्टैटिक वेरिएबल जो होगा उसको यूज करेगा अगर यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया होगा तो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग बोलें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो डायनेमिक स्कोपिंग, या फिर बोलें तो लोकल वेरिएबल जो होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जो सबसे नज़दीकी होंगे पहले उनको ढूंढा जाएगा, फिर उसके बाद पेरेंट के अंदर ढूंढा जाएगा। पेरेंट मतलब क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन जिसके द्वारा कॉल किया गया है, क्या मेन के अंदर हमने एक्स और वाई को डिफाइन कर रखा है, क्या नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टैटिक पर जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझो, जैसे परिवार हो गया ये, और ये हो गया रिश्तेदार हो गया, और ये हो गया बहुत दूर के रिश्तेदार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनके पास जाएंगे, परिवार वालों के पास, कि क्या आपके पास एक्स की वैल्यू है, वो बोलेंगे हाँ है, ले लो यूज कर लो। फिर हम लोग पेरेंट के पास जाएंगे, पेरेंट का मतलब पिता के पास नहीं, रिश्तेदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपके पास एक्स की वैल्यू है, नहीं है। तो स्कोपिंग का सिंपल मतलब ऐसे समझो ना कि अगर हमें वेरिएबल्स को यूज करना है और अगर हमने उसको अपने कोड के अंदर डिफाइन नहीं किया है, तो जो कंपाइलर होगा वो उन वैल्यूज़ को कहाँ से यूज करेगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या जो कोड हमने डिफाइन किया है, जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो क्या उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है या कि नहीं है, पहली चीज़ ये चेक करेगा। तो ये हो गया कौन सा, डायनेमिक स्कोपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायनेमिक स्कोपिंग का मतलब ये तो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो क्या ढूंढेगा कि जहाँ से फंक्शन को हमने कॉल किया है, जैसे मेन से अगर हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो वो ये देखेगा कि क्या मेन के अंदर हमने फंक्शन को के लिए जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को हमने डिफाइन किया है या नहीं किया है। अब वहाँ पर भी नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको कहाँ ढूंढेंगे,
उसको हम लोग ढूंढेंगे स्टैटिक यानी कि ग्लोबल के अंदर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लोकल, फिर दूसरी पेरेंट और फिर आ जाता है ग्लोबल, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं कि प्रायोरिटी इज गिवन टू लोकल वेरिएबल देन दैट ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, यानी लोकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम लोग रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो रन टाइम इन्वायरमेंट जो होती है ना, वो क्या करती है, मेमोरी लोकेशन और लोकेशन को मैनेज करती है, फंक्शन कॉल्स को मैनेज करती है, और पैरामीटर्स जो होते हैं वो लाइव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर मैनेज करते हैं, ठीक है। रन टाइम इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, ऐसे समझो कि हमारे पास क्या होता है कि एक थोड़ा अगर ले लूँ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल एक ले लेता हूँ ऐसे। अब इसके अंदर होता क्या है ना कि जैसे तुम सबसे पहले क्या समझो कि सिंपल रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ऐसे समझो कि जो ओवरऑल मेमोरी एलोकेशन होगी, वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, डेटा होगी, फंक्शंस होंगे, कोड होंगे, उनको हम किस प्रकार से मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसी को हम लोग रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझो। सबसे पहले तो याद ध्यान रखना कि स्टैक जो होता है और हीप जो होता है, ये ऐसे याद रखना। एक कॉपी से याद रखो ना, अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक कॉपी पर दो तरीके से नोट्स बनाने हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। क्या दो तरीके हो सकते हैं भाई? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि तुम जैसे यहाँ पर मान लो एक साइड से तुम बना रहे हो, जैसे हिंदी का नोट्स बना रहे हो, और एक साइड से इंग्लिश का नोट्स बना रहे हो। और दूसरा तरीका क्या होगा कि तुम कॉपी को बीच से डिवाइड कर देते हो, मतलब बीच वाले पन्ने के पास जाते हो और एक साइड से शुरू कर देते हो एक लिखना, और दूसरी साइड से दूसरा, यानी इधर से हिंदी और इधर से इंग्लिश। ये तरीका गलत है, ये वाला तरीका सही है, क्योंकि ऐसे समझो ना, कैसे समझो बताता हूँ भाई, कैसे समझो। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे कॉपी है, एक बीच पन्ना, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि तुम इधर से स्टार्ट करो और इधर से स्टार्ट करो। ये वाला तरीका बेटर क्यों है? बेटर क्यों है? बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें तुम बीच से डिवाइड कर रहे हो। तो ऐसे समझो कि मान लो इधर भी 100 पन्ने होंगे, इधर भी 100 पन्ने होंगे, लेकिन जो हमने इधर इंग्लिश लिखा और इधर हिंदी लिखा। हिंदी का तो काम चल गया, लेकिन इंग्लिश के लिए 150 पन्ने चाहिए थे, और हिंदी जो है वो केवल 90 पेज में हुआ था, या फिर मान लो कि 30 पेज में हुआ था। तो इधर के पन्ने क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो ये तरीका क्या है? रॉन्ग तरीका है। अच्छा तरीका क्या है? मैंने इसके बारे में पढ़ा तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। ऐसे स्टार्ट करो, एक लेफ्ट से स्टार्ट करो बनाना, एक राइट से बनाना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, ये 30 पन्ने में ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारे पन्ने में तुम इंग्लिश का नोट्स बना पाओगे, है ना। जादुई और आसान और अच्छा तरीका। तो वहीं यहाँ पर होता है कि मेमोरी का एक पार्ट जो होता है वो हीप के लिए ऐसे एलोकेटेड हो जाता है, और स्टैक इस तरीके से। तो स्टैक इस डायरेक्शन में बढ़ता है और हीप इस डायरेक्शन में बढ़ता है। बाकी जो मेमोरी होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अलोकेटेड होता है, यानी यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। ग्लोबल मतलब जो कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, इन द सेंस कि मतलब उनको हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर हम लोग कोड सेगमेंट को लिखते हैं। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है ना, वो बेसिकली मेमोरी को मैनेज करता है, इन द सेंस कि हम लोग फंक्शंस को कैसे एलोकेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनको किस प्रकार से वैल्यूज असाइन करेंगे, मेमोरी के अंदर कहाँ वो जाएंगे, किससे वो मिलेंगे, कैसे वो अलोकेटेड होंगे। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो अनअलोकेटेड मेमोरी है, इसको हीप इस तरीके से चलेगा। सॉरी, इसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं। हीप इस तरीके से चलेगा, स्टैक इस तरीके से चलेगा। बाकी ये वाला ग्लोबल डेटा के लिए हो गया, ये वाला कोड सेगमेंट के लिए हो गया। समझ में आ रही है बात? ये इस तरीके से हम लोग इसको अलोकेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमने सिंबल टेबल के बारे में पढ़ा, उसके लिए हमने कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है उसके बारे में हमने समझा। फिर जब हम लोग ये समझ गए, फिर हमने स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग के बारे में भी समझ लिया कि स्टैटिक स्कोपिंग का मतलब क्या होता है। स्टैटिक स्कोपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो पेरेंट एक्चुअल जो होंगे दूर के रिश्तेदार वो। और डायनेमिक स्कोपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे नज़दीकी परिवार फैमिली है उसको हम लोग प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टैक अलोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में बहुत 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 बार पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। स्टैक अलोकेशन के अंदर होता क्या है ना कि जैसे हम ऐसे एक स्टैक बनाते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे तुम मान लो कि सबसे पहले तुमने ए को कॉल किया, ए इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर ए चला गया। फिर ऐसे लाइन लगी हुई है, फिर बी आया, बी चला गया। फिर सी आया, वो भी बोला कि मेरे को भी इसके अंदर जाना है, सी भी चला गया। डी आया, डी भी इसके अंदर चला गया। तो क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले ये फर्स्ट गया, फर्स्ट वाला गया, और सबसे पहले निकलेगा कौन? डी। यानी सबसे लास्ट में कौन गया? डी गया, लेकिन सबसे पहले निकलेगा कौन? डी निकलेगा। तो ये क्या काम कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में जाएगा वो सबसे पहले आएगा। उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। ये लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करता है, फंक्शन कॉल्स को स्टोर करता है, और पैरामीटर्स यानी कि वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली फास्ट एंड ऑटोमेटिकली मैनेज। ऑटोमेटिकली मैनेज कैसे? तुमने वेरिएबल पुश किया, फिर उसको पॉप कर लो अपने आप, अगर नीड है तो ऑटोमेटिकली बेसिकली मैनेज कर पा रहे हैं हम इसको। इन द सेंस कि मतलब इसके अंदर सिंपल हम लोगों को पहले से पता है कि कैसे अगर हमने पैरामीटर्स फंक्शंस को पास किया है तो हमें क्या एज एन आउटपुट, क्या एज अ बिहेवियर हम लोग स्टैक का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये प्री डिफाइंड है, ये सिंपल समझने की बात है। तो स्टैक अलोकेशन जो होता है वो किस लिए यूज किया होता है ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि ये क्या होता है, एक फास्ट टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। हमने पढ़ा ना रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में, कॉपी का जो एग्जांपल दिया था उसके बेसिस पर, तो वहीं यहाँ पर है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हीप एलोकेशन के बारे में। हीप क्या होता है ना, ये ऐसे समझो कि जब रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हम लोग करते हैं ना, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन जो करते हैं, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, जिसको कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, उसके केस में हीप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या करता है कि डायनेमिक डेटा को स्टोर करता है जिनके पास फ्लेक्सिबल और लार्ज साइज होती है। मैं समझाऊंगा कैसे, देखो। फिर आता है इसके अंदर हम लोग मैनुअल एलोकेशन कर सकते हैं और डी एलोकेशन भी कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, जिसके लिए हम लोग मेलोक, कैलोक और न्यू का यूज करते हैं। कुछ याद आ रही है? तुमने पढ़ा होगा मेलोक का, जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ऐसे लिखते हैं, इंट स्टार मेलोक साइज ऑफ इंटीजर कॉमा एन हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ इंटीजर मान लो हम लोगों ने 2 बाइट ले लिया, एन यानी कि कितना चाहिए हमें, तो मान लेते हैं 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 2 2 बाइट्स के ये क्या हो जाएंगे, मेमोरी अलोकेट हो जाएंगे। ये हुआ, ठीक है। जैसे हमने पीटीआर मेलोक साइज हमने लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कि हीप एरिया, जो हीप एरिया हमने डिफाइन किया था ना, ऊपर चलता हूँ और अच्छे तरीके से, यहीं तो फायदा है यहाँ पर। हीप के अंदर हम लोग सिंपली क्या कर पाएंगे, ये जो हीप मैंने लिख रखा है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन कर, ऐसे हम लोगों ने हीप एरिया बना लिया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल के लिए हम लोग ऐसे डिफाइन कर देंगे। और अब क्या करना है कि इसका नाम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों है, देखो हमने ये डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके साइज को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज, जैसे न्यू यहाँ पर है तो हम लोग न्यू डिफाइन कर सकते हैं, या फिर साइज को अगर इंक्रीज करना है, जैसे कैलोक वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्री भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्री यूज करने का मतलब क्या होता है कि इस वाले पर्टिकुलर स्टोरेज को हम लोग चाहें तो फ्री भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा ना हीप अलोकेशन, जो कि डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के अंदर यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है कि जैसे अगर हमने स्टैटिक अलोकेशन किया, जैसे हम लोग मान लेते हैं अरे 3 हमने डिफाइन किया, इसके अंदर हमने 1 2 और 3 हमने स्टोर कर लिया, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। मतलब ये हो गया कि अब हम लोग कुछ इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि डायनेमिक या फिर रन टाइम मेमोरी एलोकेशन जो होता है ना, उसको काफ़ी इफिशियंट होता है। तुमने 4 स्टोरेज डिफाइन किया, तुम इसको चाहो तो इस लोकेशन को फ्री भी कर सकते हो, या अगर तुम्हें फ्री नहीं करना है तो तुमने जो 4 स्टोरेज डिफाइन, मतलब 4 लोकेशंस डिफाइन किए हैं 2 2 बाइट का, यानी 8 बाइट का टोटल लोकेशन जो तुमने डिफाइन किया है। यहाँ पर हमने मेलोक का यूज करके किया था, यहाँ पर मेलोक का यूज करके ये जो किया था, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर हम लोग चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। पहले 4 था, ये लिख देता हूँ, ये पहले था। बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग इसको चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने अकॉर्डिंगली मतलब चेंज कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सिंपल ऐसे समझो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चाहें तो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। किसके अंदर, हीप एरिया के अंदर। मान लो किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है जिसके साइज को हमें फ्लेक्सिबल रखना है, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हीप एरिया, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये डायनेमिक डेटा को स्टोर करता है, जिसके अंदर बेसिकली साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों, अलोकेशन यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टोरेज को डिफाइन कर दिया कि नहीं इतने का होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपडेटेशन भी कर सकते हैं। यानी अपडेशन करके बेसिकली हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ओवरऑल स्टोरेजेज हैं जो हमने डिफाइन किया है, ये लोकेशंस हमने 4 डिफाइन किए हैं, उनको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो यही होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि हम लोग इसके अंदर चेंजेज आर अलाउड, चेंजेज इसके अंदर अलाउड होते हैं, डायनेमिक बोल सकते हैं जिसको, ये डायनेमिक होते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम लोग इनके अंदर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टैक वर्सेज हीप को एक्सप्लेन किया गया है। जो स्टैक होता है, मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टैक जो होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है या फिर स्टैटिक होता है, और जो हीप होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ये रैंडम एक्सेस पूल है, क्योंकि हीप एरिया जो है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, फिर उनको अपडेट कर सकते हैं, उनके साइज को चेंज कर सकते हैं, या फिर उनको हम लोग हटा भी सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन स्पीड स्टैक का होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता है, जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जबकि ये क्या होता है, थोड़ा स्लोअर होता है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा इंट स्टार मेलोक डिफाइन, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा है, अच्छा है,
हम लोग इसके अंदर अपडेट कर पाएंगे, लेकिन अपडेट करने के केस में जैसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ तुमने पढ़ा होगा, तो टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्पेस ऑब्वियसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब हम लोग क्या कर बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल स्टैक और हीप जो होते हैं ना, वो अपने अपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हीप जो है, हालांकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि हम लोग इसके अंदर स्टोरेज अपडेट कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज अपडेट करना सिंपल तो होगा नहीं कि सिंपल जाओ और स्टोरेज अपडेट कर दो, नहीं। इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा और बहुत सारे इसके लिए स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो हो जाता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, स्लोअर हो जाता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसको डिफाइन करना, जबकि ये जो होता है वेरी फास्ट, ठीक है। अब स्टैक के बारे में फिक्स्ड लिमिटेड साइज मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये फ्लेक्सिबल होता है, कौन, हीप। और इसका जो यूज किया जाता है स्टैक का, वो लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि इसका हम लोग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब किसी के लिए पर्टिकुलरली अगर हम लोग चाहें कि यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अरे के लिए यूज कर सकते हैं, अरे को डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल हीप जो है वो स्टैक से ज़्यादा इफिशियंट है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ओवरऑल अगर हमें छोटे डेटा टाइप्स को डिफाइन करना है, छोटे वेरिएबल्स के लिए यूज करना है, तो इतना इफिशियंट ये नहीं होगा, बजाय उसके हमें स्टैक को यूज करना चाहिए। क्योंकि स्टैक जो होता है वो फास्ट होता है, साथ के साथ इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि हमें पहले से पता है कि ये किस प्रकार से काम करेगा। लेकिन इसके अंदर जो हीप है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो मेन एम होता है वो थोड़ा होता है, ये रैंडम एक्सेस टूल है, जिसके कारण जिसके बारे में हमें बहुत सारे डिटेल्स नहीं पता होते हैं कि कहाँ पर हमने किस प्रकार से स्टोरेज किया है, किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा हमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। फिर आता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में बस इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक तरीके का स्टैक ही होता है। तुमने देखा होगा ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक डिफाइन करते हैं, मेन लिखते हैं, उसके अंदर हमने कॉल किया फंक्शन वन इस तरीके से, फिर हमने उसके नीचे कॉल किया फंक्शन टू, और यहाँ पर हमने इंटीजर, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटीजर 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 फंक्शन वन यहाँ पर लिखा, फिर इसके अंदर हमने कुछ लिख दिया, फिर हमने लिखा इंटीजर फंक्शन टू, हमने लिखा, फिर इसके अंदर हमने कुछ लिख दिया। तो होता क्या है ना, जैसे तुम ऐसे पढ़े होगे, इस एक्टिवेशन व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो यहाँ पर जब हमने मेन कॉल किया ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको तुम पहले जैसे मान लो कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो मेन के अंदर जब हम लोग जाएंगे, पता तो होगा ही कि मेन से हम लोग कोड के अंदर एंटर करते हैं, तो मेन से एंटर किया, अब हमारे पास सबसे पहले क्या आया, ये आया। हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने क्या कॉल किया, फंक्शन वन को कॉल किया, ठीक है, ये फंक्शन वन को कॉल किया। और जब फंक्शन कॉल होता है तो उसका अगला लाइन जो होता है वो यहाँ पर पुश कर दिया जाता है कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग को अगले लाइन से कंट्रोल वापस करना होगा। तो ये क्या होगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, एक स्टैक ही होता है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को क्या करते हैं, पुश करते हैं, ताकि हम लोग फंक्शंस को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। ये मान लो फंक्शन वन कुछ हमें आउटपुट दे रहा है, टू जैसे दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, पॉप कर रहे हैं, देखिए पुश भी किया हमने, फिर पॉप किया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ से टू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। मान लो जैसे सिंपल कहने का ये मतलब है कि इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका रिकॉर्ड जो होगा, यहाँ पर जैसे हमने बोला है, वो क्या हो जाएगा, पुश होगा, और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, यानी वेरिएबल्स की बजाय इसके केस में हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। फंक्शंस को डिफाइन करने के साथ साथ उनके लिए हम लोग अगर चाहते हैं कि ये फंक्शंस अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हों, अच्छे तरीके से उनके हम लोग एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ अपने अंडर, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। तो सिंपल ऐसे याद रखो कि व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश कर देते हैं हम लोग स्टैक के अंदर, और जो फंक्शन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, जो हम लोग बेसिकली स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसी तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे के सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करता है, साथ के साथ मेटा डेटा फॉर अ सिंगल एक्टिव फंक्शन कॉल को स्टोर करता है। वहीं जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, ये 3D है, ऐसे 2D समझ लो, जिसके अंदर हमने क्या किया कि टेम्परेरी वेरिएबल्स डाल सकते हैं, लोकल वेरिएबल डाल सकते हैं, रिटर्न एड्रेस पैरामीटर डाल सकते हैं फंक्शन के, और कंट्रोल लिंक डाल सकते हैं। जो मैंने डिफिनीशन बताया वो अच्छा है, वो ईजी है याद करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड को समझ लेते हैं। अब हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड समझ लेते हैं, मतलब ये जो बनी, ये कब तक बनी रहेगी, ये समझना है। तो जैसे हमने बताया ना, एक फंक्शन कॉल किया, उसके लिए हम उसको पुश करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, फंक्शन को हम लोग, कलर बदल लेता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन को किया कॉल, उसको हमने पुश किया, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज कंपाइल्ड एंड पुश्ड ऑन टू द टॉप ऑफ स्टैक, जो मैंने बताया। फिर हमने क्या किया कि जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग उसको कर देंगे पॉप, यानी सबसे पहले क्या होगा, कॉल, दूसरा स्टेप पुश, और तीसरा स्टेप पॉप।
वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ये फंक्शन जो है वो कॉल किया गया और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज के अंदर भी तुमने पढ़ा होगा, उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग को फंक्शन कॉल करना होता है और किस तरीके से फंक्शन ओवरऑल कंप्लीट होता है, उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में हमने समझा और हमने ये भी समझा कि फंक्शन जब कॉल होगा तो कैसे काम करेगा। अब हम लोग एरर्स के बारे में समझ लेते हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है, एरर के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो एरर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर कंपाइलर एरर्स के बारे में पढ़ने हैं, कंपाइलर एरर जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लेक्सिकल, हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको, सिंटेक्स, और एक होता है सिमेंटिक। ठीक है, ये 3 टाइप के एरर होते हैं। लेक्सिकल एरर का मतलब सिंपल याद रखो ना कि इनवैलिड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है कि टाइप रिलेटेड हो या फिर मीनिंग के अंदर प्रॉब्लम हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वीडियो खत्म हो गई, अभी वीडियो चल रही है, हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो लेक्सिकल एरर होता है वो इनवैलिड टोकन्स एंड कैरेक्टर्स होता है, सिंटेक्स एरर ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल वायलेशंस, और सिमेंटिक एरर मीनिंग एंड लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि रन टाइम और लॉजिकल एरर जो होते हैं वो पोस्ट कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन जब हम लोग करते हैं तो ये सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर या कि लेक्सिकल एरर आ सकता है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब जा करके हमारे पास रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर आते हैं। यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एरर्स काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब हम लोग लेक्सिकल एरर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्सिकल एरर को मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है पीडीएफ में वो तो बता देता हूँ, लेकिन लेक्सिकल एरर के जो कॉमन होते हैं तरीके, मैंने इसका डेफिनेशन भी डिफाइन कर दिया, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि तुम्हें ऐसे देखने को कुछ मिल जाए, इंटीजर 1 ABC। जो वेरिएबल नेम होता है ना वो 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता, वो या तो स्मॉल ए, कैपिटल ए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन डिजिट से ये स्टार्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये लेक्सिकल एरर है। तुम ऐसे समझो ना कि ये जो 3 टाइप के एरर हैं वो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आ सकते हैं हमारे कोड के अंदर। उनको जब हम अवॉइड करते हैं तो सिंपल हम लोग एरर्स को डिलीट कर पाते हैं, चाहे वो लेक्सिकल एरर हो, सिंटेक्स एरर हो या कि सिमेंटिक एरर हो। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कि ये दिखेगा तो ये क्या है, गलत है, ये कौन सा एरर है, लेक्सिकल एरर है। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप के अंदर ऐसे समझो कि मान लो जैसे हमने लिखा कैर CH इज इक्वल टू, ये हमने लिखा और यहाँ पर हमने क्लोज नहीं किया इसको। पता है ना, कैरेक्टर के अंदर जब हम लोग डिफाइन करते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट तो ये हमें क्लोज करना होगा। CH डिफाइन होगा और उसके अंदर A स्टोर होगा, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है ये हमने नहीं यूज किया, तो ये क्या है, लेक्सिकल एरर है। क्या यूज नहीं किया, मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये वाला हमने यूज नहीं किया है। तीसरा टाइप का क्या होता है, तीसरे टाइप के अंदर तुम ऐसे समझो कि जैसे हम लोग वो लिखते हैं कमेंट वगैरह जब लिखते हैं तो ऐसे हम लोग करते हैं, हमने ये लिखा और उसके बाद हमने इसको क्लोज ही नहीं किया, भाई तो ये तो लेक्सिकल एरर है ना, लेक्सिकल एरर के अंदर ये आता है। ठीक है, तो ऐसे हमने यूज नहीं किया, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसकी वजह से ये लेक्सिकल एरर आ गया। कुछ यही टाइप के तुम्हें एक्सप्लेन करने होंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, इनवैलिड सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। यहाँ पर इनवैलिड सीक्वेंस है, यहाँ पर इनवैलिड सीक्वेंस है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। और भी लेक्सिकल एरर कौन से हो सकते हैं, तो वैसे समझो कि जैसे हमने इस तरीके से लिख दिया इंटीजर एट द रेट, ये कर दिया, ये तो भाई कभी अलाउड ही नहीं है यार, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये या इससे वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब हम लोग पाँचवें टाइप की बात करें तो पाँचवा टाइप का बस तुम्हें ये पैटर्न्स याद रखने हैं कि इनवैलिड सीक्वेंस, यहाँ पर इनवैलिड सीक्वेंस ये है, तो इनवैलिड सीक्वेंस जब तुम्हें दिखे तो वो क्या हो जाएगा, लेक्सिकल एरर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कैर स्टार P इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ओपन किया, वहीं हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने गेट लिख दिया या फिर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि AKTU हमने लिखा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोज नहीं किया, तो जब क्लोज नहीं किया तो ये क्या दे देगा तुम्हें, लेक्सिकल एरर दे देगा। ठीक है, लेक्सिकल एरर यहाँ पर मिल जाता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि जो लेक्सिकल एरर होते हैं वो ऐसे हमने लिख दिया इंटीजर 1 ABC, या फिर हमने ये लिख दिया जो कि अलाउड नहीं है, तो ये तो यहाँ पर लिखा है ना इलीगल स्टार्ट कैरेक्टर, स्टार्ट इसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड सिंबल, तो डिलीट इनवैलिड कैरेक्टर, इनवैलिड कैरेक्टर को डिलीट करना होता है, फिर मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना होता है, और साथ के साथ इन कैरेक्टर को, जो इन कैरेक्टर होते हैं, सॉरी इन करेक्ट कैरेक्टर जो होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, उनको हटाना होता है। लेक्सिकल एरर का सिंपल मतलब ये रखो कि जो पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, अगर उस पैटर्न के अंदर थोड़ा भी कन्फ्यूजन दिख जाता है ना, समझ लो कि लेक्सिकल एरर तुम्हें मिल गया, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, ये PDF के अंदर नहीं मिलेगी।
ठीक है, तो यही यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होता है कि तुम्हें दिख जाए कि कुछ थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है तो इसका मतलब वो अलग भी सिंटेक्स एरर सिमेंटिक एरर भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो है लेक्सिकल एरर की लेक्सिकल एरर कैसे आ सकता है, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फिर अब हम लोग सिंटेक्स एरर की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर के बारे में भी मैंने क्या बोला था कि सिंटेक्स एरर का सिंपल मतलब होता है, सिंटेक्स एरर का मतलब होता है, बताता हूँ। सिंटेक्स एरर, यहाँ पर सिंटेक्स एरर जो होता है ना, इसके अंदर सिंटेक्स एरर के अंदर क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग कोड को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। वे ऑफ राइटिंग कोड क्या है, कुछ पैटर्न्स तुम्हें पता होंगे ना कि इफ़ के बाद ऐसे लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो जब इसके अंदर तुम कोड लिखने की गलती, कोड लिखने के अंदर जब तुम गलती कर देते हो, कोड लिखने के अंदर जब गलती होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जब कोड लिखने के अंदर तुम गलती कर देते हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर प्रिंट एफ ए लिखा, कुछ गलती दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर गलती ये दिख रही है, देखो ये गलती नहीं है, प्रिंट एफ ए गलती नहीं है, लिख सकते हैं सिंपल, इसके केस में मैसेज प्रिंट कर देगा। गलती दिख रही है क्या, वो गलती ये है, देखो यहाँ पर तुमने ये ओपन किया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, वेट। सिंटेक्स का मतलब जानते हो, समझते हो क्या, कि तुमने जो ओवरऑल तरीके जो तुम्हें बताए गए हैं कोड लिखने के, उसके अंदर तुम गलती करते हो, तब जाकर के सिंटेक्स एरर आते हैं। मैं तुमसे बोलूँ कि ये रास्ते हैं, इस तरीके से जाना, इस तरीके से सफलता मिलेगी, तुम सफलता के रास्ते में चल तो रहे हो, लेकिन जाना था राइट, तुम मुड़ गए लेफ्ट, तो ये सिंटेक्स एरर हो गया। और लेक्सिकल एरर क्या होता है कि मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम्हें अपना नाम इस तरीके से बताना है, तुम्हारा नाम मान लो चुन्नू लाल बताना है, तुमने क्या बोल दिया 1 2 3 चुन्नू लाल, तो भाई ये गलत नाम है ना यार। तो लेक्सिकल एरर ये होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लेक्सिकल एरर का मतलब क्या होता है कि इनवैलिड सीक्वेंस, तुमने गलत सीक्वेंस ही बता दिया। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें कुछ रास्ते बताए गए, उन रास्तों में तुमने गलत तरीका यूज कर लिया। यहाँ पर क्या बोला गया कि इसको यूज करना है, तुमने यूज तो किया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसको बंद कहाँ किया है तुमने, बंद ही नहीं किया है, तो ये क्या है, गलत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पैनिक मोड रिकवरी और फ्रेज लीगल लेवल रिकवरी। पैनिक मोड रिकवरी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे तुम ऐसे समझो कि जो इनपुट सिंबल्स होते हैं ना, उनको वन बाय वन हम लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले तो ये पता होगा कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, जो ये सिंटेक्स एरर होते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा इसको। पैनिक मोड एंड फ्रेज लेवल रिकवरी को हम लोग समझ लेते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कैसे होता है। ऐसे समझो कि हमने लिखा, जैसे लिख लेते हैं इंटीजर, हमने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 3 लिखा, फिर हमने लिख दिया प्रिंट एफ ए, यहाँ पर ए की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहला टाइप का होगा और दूसरा टाइप का होगा फ्रेज लेवल जो होगा, और एक जो है वो है पैनिक मोड। पैनिक मोड, पैनिक मतलब समझते हो क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। ऐसे समझो कि एक यहाँ पर लड़का है, ठीक है, उसे एक रात पहले पूरे का पूरा सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कुछ ऐसा पढ़ेगा, उसके अंदर आ जाएगा LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने का, वो बोलेगा कि इस पे तो मैं कंफ्यूज हूँ यार, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। वो बोलेगा कि इसके लिए तो मैं पैनिक हो गया, इसको मैं कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, क्वेश्चन आएगा मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा, ये हो गया पैनिक, ठीक है, पैनिक मोड रिकवरी। पैनिक मोड के अंदर क्या करना है, फ्रेज लेवल रिकवरी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि उसे LL1 के अंदर क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन तो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। LL1 के अंदर जैसे मान लेते हैं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कम से कम ये तो सीख सकता हूँ कि इसके अंदर ऐसे डब्बे बनाने होते हैं, ऐसे ऐसे करना होता है। इस डब्बे के अंदर क्या लिखना है नहीं पता, लेकिन ये डब्बे बनाने होते हैं तो पता ही, इससे कुछ डब्बा बना दो, इससे कुछ डब्बा बना दो, ठीक है, ताकि अपना काम चल जाए, ठीक है, काम चल जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पर हर बार ज़िंदगी में काम चलाने से काम चलता नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है ध्यान देने। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का जो कोड है, उसके अंदर हमने इंटीजर ए इक्वल टू 3 लिख रखा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कोड के अंदर तुम्हें, इतना तो यार अब तक दिखना चाहिए, यहाँ पर एक मिसिंग है ये, ठीक है। तो जो पैनिक लेवल होगा वो क्या बोलेगा कि भाई ये तो पूरे तरीके से गलत है यार, इसको रहने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो, इसको चलाओ, इस पे ध्यान देगा ये। और फ्रेज लेवल रिकवरी जो बोलेगा चलो भाई कोई बात नहीं, इंटीजर एज इक्वल टू 3 है, तो इसको कंपाइलर का इसके अंदर जो होता है ना, थोड़ा सिर खपाई होता है। सिर खपाई इन द सेंस वो खुद से फिक्स करने का कोशिश करता है, ये है। अगर हम तुमने ये लिख रखा है तो कोशिश करेगा इसको बनाने का, या कुछ नहीं लिख रखा है तो भी ये कोशिश करेगा खुद से बनाने का। तो जो बेसिक होता है ये वो यही यूज होता है, ये रियल लाइफ के अंदर भी हम लोग यही यूज करते हैं। ये फ्रेज लेवल रिकवरी थोड़ा सा जो होता है, ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमने बेसिकली सिंटेक्स एरर के अंदर पढ़ा कि सिंटेक्स एरर के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर्स के अंदर जब प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जो हो सकता है वो दो तरीके का, एक तो होता है बेसिकली जो हमने बेसिक पढ़ा
पैनिक के लेवल पे रिकवरी कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फ्रेज के लेवल पर रिकवरी हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में मैंने समझ लिया। ये एग्जांपल समझ लेना अच्छे से, ये काफ़ी रिलेट कर देगा क्वेश्चन, अगर इससे आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पर सिंटा नहीं सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स के बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया कि सिंटेक्स क्या होता है। वे ऑफ राइटिंग कोड को हम लोग बेसिकली सिंटेक्स बोलते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग सिमेंटिक एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिमेंटिक एरर के अंदर सिंपल देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा छोटा 178 यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि देखो, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप मिसमैच। कौन सा कलर, खुद मेरा टाइप मिसमैच हो रहा है। टाइप मिसमैच का मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे समझो कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू ऐसे लिख दूँ, तो ये चलेगा क्या भाई? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो ना, यहाँ पर टाइप क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर तुमने क्या ले लिया है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ले लिया, वहीं यहाँ पर दिया गया ये स्ट्रिंग तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास है क्या, इंटीजर है। भाई यार ऐसे समझो, एक तुम्हारे पास ऐसे 2 लीटर का बर्तन है, उसके अंदर तुम लेकर के आते हो 5 लीटर पानी, तो कभी भर पाओगे क्या? ये टाइप का मिसमैच है। या फिर ऐसे समझो 5 लीटर का तुम एक बड़ा सा गैलन लेकर के आए, ठीक है, और उस गैलन के पानी को तुम इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, तो टाइप मिसमैच है। ऐसे समझो अगर मैं एक ट्रिएंगल से इस रेक्टेंगल को मैच करने की कोशिश करूँ, तो क्या है, ये ट्रिएंगल मिसमैच बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, टाइप मिसमैच। क्योंकि ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये 3 वर्टाइसिस का फिगर है। ज़्यादा मैथ में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर 4 वर्टाइसिस है। सिंपल ये समझने की बात है। ठीक है, तो टाइप मिसमैच का सिंपल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, दोनों को तुम कोशिश कर रहे हो एक बराबर लाने का, तो एक बराबर वो चीज़ें कभी हो नहीं सकती हैं। वहीं यहाँ पर आता है टाइप मिसमैच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि अटेम्प्टिंग टू असाइन अ स्ट्रिंग वैल्यू टू एन इंटीजर डेफिनेशन। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि इंटीजर के अंदर तुम कोशिश कर रहे हो कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू डाल दें। भाई वो पॉसिबल ही नहीं है यार। इंटीजर के लिए तुम मान लो 2 बाइट्स लेते हो, और इसके केस में कितना होगा, 2 2 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 बाइट। तो क्या कर रहे हो तुम, 2 बाइट को 5 बाइट के बराबर कर रहे हो। कभी ये पॉसिबल है क्या? मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। वहीं हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमेंटिक एरर का सिंपल मतलब ऐसे याद रखो कि थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो जाएगा कि टाइप के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ भी हम पुट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अलाउड नहीं होगा। इंटीजर के अंदर इंटीजर, फ्लोट के अंदर फ्लोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर अनडिक्लेयर्ड एंटिटी। अनडिक्लेयर्ड का मतलब समझते हो? डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। तुम सिंपल ऐसे लिखते हो x इज इक्वल टू 10, सी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो कर रहा हूँ, तो वो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। वो बोलेगा x10 क्या, इंटीजर फ्लोट क्या तुम बोल रहे हो, ये अनडिक्लेयर्ड है। तो ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर x लिखना पड़ता है। ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ता है ना। सी लैंग्वेज के ही कॉन्सेप्ट्स ब्रॉडर इसके अंदर हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनके अंदर हम लोग डिटेल डीप डाइव कर रहे हैं। तो ये इंटीजर x लिखना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो वहीं होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब डिक्लेयर करना कि आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल। मेल होंगे तो कुछ वर्क हमारे लिए असाइन होंगे, फीमेल होंगे तो कुछ वर्क असाइन होंगे। हालांकि मेल फीमेल के वर्क के बीच में कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। इन द सेंस जो ऑफिस के वर्क हैं, जो जनरल सेंस के वर्क हैं, वो सारे हो सकते हैं। लेकिन सिंपल मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से कि हम लोग अलोकेट करेंगे कि नहीं ये, या फिर ये, मतलब ये अलग आदमी है, ये बीटेक का स्टूडेंट है, ये एमटेक का स्टूडेंट है, ये पीएचडी का स्टूडेंट है। हम लोग अलग अलग बता रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बीटेक के स्टूडेंट को बोलेंगे चलो भाई तुम अपना रिसर्च पेपर दिखाओ। तो ये क्या है, अनडिक्लेयर्ड, गलत चीज़ हम काम कर रहे हैं। अनडिक्लेयर्ड एंटिटी है ये, इसके लिए कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, इसको तो ऐसे समझ सकते हो। फिर आ जाता है आर्ग्यूमेंट एरर। आर्ग्यूमेंट एरर का सिंपल मतलब क्या हो गया कि ऐसे समझो कि मैंने तुमसे बोला ना कि फंक्शन हमने कॉल किया, ठीक है, इसके अंदर हमने लिख रखा है एक्स कॉमा वाई। अब एक्स और वाई के लिए हमें वैल्यू पास करनी है। हमने पास क्या किया, इसके अंदर फंक्शन 2 पास कर दिया। ये क्या है, गलत है, गलत दिख रहा है। मीनिंग पे जाओ। मीनिंग गलत है, नहीं है, गलत है, मीनिंग गलत है। तो यहाँ पर मीनिंग गलत, यहाँ पर भी मीनिंग गलत, यहाँ पर भी मीनिंग गलत। तुम्हें साफ साफ देखने से, आंखों के देखने से, स्कैन करने से पता चल जाए कि भाई कुछ और गलत काम हो रहा है, ये सही काम दिख नहीं रहा है आंखों के सामने। वो हो जाता है सिमेंटिक एरर। सिंटेक्स एरर के बारे में मैंने बता दिया कि तुम्हें रास्ता बताया गया सक्सेस का, तुम उस रास्ते पे चल तो रहे हो लेकिन कुछ गलत तरीके से चल रहे हो। और लेक्सिकल एरर के बारे में भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने तुम्हें पैनिक मोड के बारे में बता दिया, फ्रेज लेवल के बारे में भी समझ दिए, बता दिया ये दोनों किसके अंदर काम करते हैं, सिंटेक्स एरर्स के अंदर कैसे फिक्स करना होता है उसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। फिर एरर प्रोडक्शन और ग्लोबल करेक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो ये एरर प्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, ऑगमेंट्स द कंपाइलर विथ स्पेशल ग्रामर रूल्स एंटिसिपेटिंग कॉमन ह्यूमन मिस्टेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास कुछ कॉमन ह्यूमन मिस्टेक्स जो तुम करते हो, जैसे मान लो तुमने इंटीजर ए इज इक्वल टू 3 लिखा, नहीं दिया कुछ भी। सिंपल कहने का ये मतलब है कि कुछ जो मैनुअल, जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, मैन्युअली कोड जब हम लोग लिख रहे हैं,
तो उसके अंदर कुछ हमारे द्वारा मिस्टेक्स कर दिए जाते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए बेसिकली क्या करता है कि स्पेशल टाइप का ये बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर जो होता है वो स्पेशल ग्रामर के रूल को यूज कर लेता है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल करेक्शन। ग्लोबल करेक्शन का मतलब क्या लिखा गया है कि कंप्यूट्स द थियोरेटिकल मिनिमम सीक्वेंस ऑफ चेंजेज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंसिव फॉर प्रैक्टिकल यूज। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तुमने अगर अपने कोड के अंदर कुछ जो बेसिकली कोड तुम सी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो, तो उसके अंदर अगर तुमने कुछ एरर कर रखे होते हैं तो ये खुद से कोशिश करता है फिक्स करने का। अब भाई एरर को फिक्स करना हमेशा ही एक टफ प्रोसेस होता है। तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक भी पढ़ा होगा कि जो मैनेजमेंट टेस्टिंग वगैरह के जो प्रोसेसेस होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होती है। मैं तुम्हें बस छोटे से मैं समराइज कर देता हूँ क्या इसके अंदर पूरा पढ़ना है। ये बस ये छोटी समरी है जो तुमको अच्छे तरीके से सब कुछ समझा देगी, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक। हमने सबसे पहले सिंबल टेबल के बारे में इसके अंदर पढ़ा। सिंबल टेबल को काफ़ी अच्छे से शादी टेबल से मैंने रिलेट करके समझा दिया। सिंबल टेबल के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन से उसके अंदर वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और उसके बाद हमने स्कोपिंग के बारे में पढ़ा कि स्कोपिंग मतलब क्या हो जाएगा कि वैल्यूज को हम लोग डायनेमिक स्कोपिंग कर सकते हैं, इसको रिश्तेदार और फैमिली से मैंने रिलेट कराया। स्टैटिक स्कोपिंग के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने एरर्स के बारे में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में लेक्सिकल एरर पढ़ा। अब रास्ता वाला एग्जांपल जो था वो देख लेना दोबारा से, काफ़ी अच्छे से तुम याद कर पाओगे। सिंटेक्स एरर के बारे में, सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक का ऐसे याद रखो ना, देखो मीनिंग सिमेंटिक। सिंटेक्स एरर के बारे में बता दिया और लेक्सिकल एरर के बता दिया। तो ये पूरी इस यूनिट का समरी यही है कि इतने चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया है।